न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा और न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशा सरमाल। तो चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आज संसद सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन की कार्रवाई किस तरीके से होगी वो भी आपको बताएंगे। आज संसद सत्र का चौथा दिन रहने वाला है और कांग्रेस एक बार फिर से अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ ली थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संसद के बाहर भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी कि गुरुवार को चौथा दिन है और कांग्रेस आज फिर से अडानी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र सरकार है वहां पर उसको घेरने की कोशिश करेगी। चलिए तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र की आज फिर से शुरुआत हुई है। चौथा दिन है आज, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है। कल आपने देखा कि तीसरा दिन था, लेकिन किस तरह से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया पूरी कार्रवाई को और उसके बाद अगले दिन के लिए यहां पर स्थगित कर दिया गया कार्रवाई को। लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू हुई है तो अटकलें ये लगाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अडानी मुद्दे को लेकर यहां पर घेरने की कोशिश कर सकती है और लगातार आप देखिए किस तरह से इस मुद्दे पर हंगामा किया गया है। साथ ही देश का किस तरह से यहां पर आप देखिए बड़ा मुद्दा सामने रखा गया, देश को लूटना बंद करो, ये बड़ा नारा लगाया गया है। इसके बाद कार्रवाई आज दोपहर आप देखिए किस तरह से 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। दरअसल राहुल गांधी ने बुधवार को भी संसद के बाहर यहां पर अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया था और उन्हें जेल में होना यहां पर चाहिए, इस तरह से बड़ी बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिस तरह से अपनी बात रख रही है, कार्रवाई चल रही है इस वक्त संसद के अंदर, वो जरा वस्त्र मंत्रालय से संबोधित रेशम उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाओं कार्यक्रमों से संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों के कार्यान्वयन की स्थिति। 3. वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कपास क्षेत्र के विकास के संबंध में विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समितियों के कार्यान्वयन की स्थिति। स्टेटमेंट पर अधिक जानकारी देने के लिए ताबिश आप बताइएगा किस तरीके की कार्रवाई अभी तक हुई है 4 दिन से और आज चौथा दिन है। कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथ में यहां पर संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली थी और अन्य चीजें भी सामने आई थी, आज 12 बजे तक स्थगित किया गया था। आज किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती हैं? पहले से ही रुख साफ है। तमाम जो पॉलिटिकल की अपोजिशन पार्टियां उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सुबह ही नोटिस दिया था जिसमें कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि वो गौतम अडानी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। दूसरी तरफ देखिए एक और नया ताजा जो मामला है वो दिल्ली का है, जो दिल्ली में चूंकि अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, अपराध का गिराव, और उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने आज संसद परिसर में प्रोटेस्ट भी किया है। संजय सिंह के साथ जो तमाम आम आदमी पार्टी के सांसद थे वो डिस्प्ले कार्ड लेकर के संसद परिसर में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के प्रोटेस्ट करते नजर आए। साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के केंद्र सरकार और होम मिनिस्टर अमित शाह पर निशाना साध रही है। तो ये नया मुद्दा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया। इसमें जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो सब एक डिस्प्ले कार्ड लेकर के आज पार्लियामेंट पहुंचे जहां उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ एक और अहम मुद्दा देखिए आज संभल और उसके अलावा जो अजमेर का मुद्दा है वो भी अपोजिशन लीडर इसको उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए हंगामा लगातार हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सांसदों ने अपनी बात को रखा। वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि संसद सही तरीके से चले, क्योंकि जिस तरह से बात करने की कोशिश की जा रही है, जिन मुद्दों को गिनाने की कोशिश की जा रही है, उस पर सहमति नहीं जताई जा रही है। देखिए अपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रही है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई अहम मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को डिफीट कर रहे हैं, यानी सरकार की कमजोरी दर्शा रहे हैं, इसलिए सरकार नहीं चाहती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है प्रमोद तिवारी लगातार वो इस बात को कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कि सरकार अगर चर्चा करना चाहे और विपक्ष की बात सुनना चाहे तो अपोजिशन भी बात करने के लिए तैयार है। हालांकि केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि सरकार का कामकाज हो, संसद सत्र ठीक से सुचारू रूप से चले, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। यानी अगर
देखा जाए आशा, तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन जो है सरकार पर आरोप लगा रहा है और सरकार अपोजिशन पर आरोप लगा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं जनता का हो रहा है। कई अहम बिल हैं जो रुके हुए हैं, कई अहम चर्चाएं हैं जिन पर बातचीत होनी है। ऐसे में अगर ये अहम बिल रुके रहेंगे, बातचीत रुकी रहेगी, तो हंगामे के बीच अगर काबिश सतत जिस चलता तरह से रहेगा तो कल भी 12 बजे तक के लिए पूरे लोकसभा सत्र को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया था, लेकिन आज फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये स्थगित अब और बढ़ जाएगा या फिर इस पर कार्रवाई भी होगी? क्योंकि कल आपने देखा पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित, लेकिन सीधी तस्वीर Modi PM Abhiyan program, and I assure you that this will be completed in the time limit. माननीय सदस्यगण, देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर लोकसभा में एक बार फिर से जमकर हंगामा हो गया है और अब एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लगातार आप देखिए अडानी मुद्दे को गिनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच में विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है, एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को यहां पर स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार आज चौथे दिन भी कार्रवाई जो है वो जारी रही, लेकिन इस कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। देखिए, लोगों के मुद्दों को नहीं उजागर किया जा रहा, अलग अलग जो यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर बात की जा रही है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर लोगों द्वारा भी यहाँ पर कई तरीके के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि खास तौर पर जो अडानी भ्रष्टाचार मुद्दा है, जो अमेरिका में 2000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार का आरोप अडानी पर लगाया गया है, उस मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सियासत गरमाने के साथ साथ अब लोकसभा सत्र में भी ये बातें उठने लगी हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली से तस्वीरें लाइव दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है और हंगामेदार सत्र जो है वो देखने को मिले। आज चौथा दिन भी काफी ज्यादा तो हंगामेदार फिलहाल दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर से लोकसभा के अंदर हंगामा देखा गया है, जिसके बाद आप देखिए किस तरह से पूरी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ताबिश हमारे साथ है क्या? क्योंकि लगातार राज्यसभा के अंदर भी कार्रवाई चल रही है, लोकसभा के अंदर भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उस बीच में यहाँ पर जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जिस तरह से ताबिश भी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिरेल होते नजर आ रहे हैं। जहां पर जनता ने अपने नुमाइंदों को चुनकर संसद तक पहुंचाया है, उन मुद्दों पर बहस आज होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अडानी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा गिनाने की कोशिश, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अब पूरी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ताबिश, एक बार फिर से आप देखिए जिस तरह से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, आप ही खुद बात कर रहे थे कि आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे कहीं ना कहीं छूट गए हैं, डिरेल हो रहे हैं। देखिए, अहम यह है, सबसे अहम कि सरकार कहीं ना कहीं अपोजिशन को जिस तरह से समझाना चाहिए उस तरह से समझा नहीं पा रही है। अपोजिशन उस तरह से समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से लगातार हम संसद की कार्रवाई देख रहे हैं, दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा होता है, हंगामे की भेड़ सत्र चढ़ जाता है। पिछले कई सेशन से लगातार मैं ये चीज देखता आ रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर कि हर बार हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होती है। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हम अपोजिशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यानी हेल्थ मिनिस्टर
जेपी नड्डा खड़े होते हैं, अपनी बात रखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हंगामा शुरू हो जाता है। अपोजिशन के जो सांसद हैं वो सब वेल में आ जाते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में अगर इस तरह से हंगामा होता रहेगा तो सरकार भी अपनी काम नहीं कर पाएगी बिल्कुल। और ना ही अपोजिशन अपने मुद्दों को रख पाएगी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने कल एक बहुत अहम बात कही थी कि आप विदेशी मुद्दों को भारत में उठाकर यहाँ का समय क्यों खराब करना चाहते हैं, यहाँ भारतीय मुद्दों पर आप बात कीजिए। तो उस पर अपोजिशन का मानना ये है लेकिन कि ताबिश, गौतम जिस अडानी तरीके का से आपने बताया कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी है या फिर जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी या फिर जो केंद्र सरकार के मंत्री है उनको बोलने का प्रयास जब वो कर रहे हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार प्रहार भी कर रही है कि मोदी सरकार चुप क्यों है, मोदी सरकार जो है वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज ये है कि जहां तक गौतम अडानी का मुद्दा है उसको लेकर के गौतम अडानी की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है कि बहुत सारी चीजें गलत आरोप लगाए गए हैं जिनका तथ्यों की जांच होनी चाहिए। सरकार का मानना भी है कि तथ्यों की पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद इस पर चर्चा की जानी चाहिए। भारतीय जो विदेशी मुद्दे हैं उनको भारतीय संसद में उठाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह से लगातार बीजेपी के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं। हालांकि जहां तक संसद की कार्रवाई की बात है, अगर लगातार इसी तरह से जैसे हंगामा रहा गौतम अडानी के मुद्दे पर या और कई मुद्दे हो पर अगर हंगामा रहा तो मुझे नहीं लग पाता है कि ये पूरा सेशन ठीक से सुचारू रूप जिस से तरह चल पाएगा। से संजय सिंह की तरफ से यहाँ पर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन फिलहाल उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पूरे बिजनेस शेड्यूल को एक साइड पर रखकर सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ ही किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि प्रश्नकाल के दौरान अगर अपनी बात को रखा जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह से हंगामा करेंगे तो फिर बात को कैसे सुना जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मैं शुरुआत में मैंने आपसे यही कहा था कि किरण रिजिजू लगातार इस बात को कह रहे हैं अपोजिशन के जितने भी सांसद हैं अगर वो प्रश्नकाल के दौरान अपनी बात को इत्मीनान से रखते हैं, एक एक करके अगर वो जवाब लेना चाहते हैं तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जिन मुद्दों को अपोजिशन रखना चाहता है सरकार उन पर चर्चा ही नहीं करना चाहती है, तो आखिर ये मुद्दे हल होंगे कैसे? जैसे आप गौतम अडानी के मुद्दे की बात कर रही, तो गौतम ठीक है अडानी ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ताबिश कमाल यहाँ पर लगातार अपडेट करें। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होते साथ साथ आपको बता दें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते नजर आ रहे हैं। दोनों की कार्रवाइयां अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपसे साझा करें जहां पर लगातार कुछ मुद्दे उठते नजर आ रहे हैं, हंगामेदार ये सत्र नजर आ रहे हैं। आज चौथा दिन भी हंगामेदार देखने को मिला। 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक ये राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बताते चले कि 2 दिसंबर यानी कि आज 29 नवंबर है, उसके साथ साथ 2 दिसंबर तक जो है वो कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। पूरे सत्र के अंदर क्या कुछ हुआ है वो जरा दिखा देते हैं, क्योंकि 25 नवंबर को पहला दिन राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे के बीच बहस के लिए रह गया। 27 नवंबर को दूसरे दिन आपने देखा अडानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा और स्थगन को यहां पर किस तरह से डाल दिया गया, यानी कि पूरा सदन स्थगित कर दिया गया। 28 नवंबर को दोबारा से कार्रवाई होती है और तीसरे दिन दोबारा से ये पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। आज लोकसभा में संभल हिंसा को लेकर लगातार बहस करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये महज सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा के अंदर भी आप देखिए किस तरह से काम चल रहा है। सत्र में कुल 16 बिल हैं, 11 पर चर्चा होनी है, 5 पर मंजूरी के लिए इसे पेश भी यहां पर करना है। लेकिन किस तरह से ये कार्रवाई आगे चलेगी ये बड़ा सवाल अब बनता चला जा रहा है, क्योंकि अब तक जिस तरह से लगातार यहां पर कार्रवाइयां होनी चाहिए थी उस तरह से कार्रवाइयां अमल में आती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर दोनों जगहों पर हंगामा काटा जा रहा है। जहां पर आप देखिए अडानी मुद्दे को लेकर बात हो रही है, दूसरी तरफ यहां पर हंगामा जो है वो देखा जा रहा है। तो अब आम जनता को मद्देनजर रखते हुए काम किस तरह से होगा शिवपर? बिल्कुल, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
चलिए, स्वागत है आप सबका। इस ब्रेक के बाद आगे बढ़ जाएंगे। सीधे चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। लाइव भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि चंडीगढ़ के पंजाब भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बलजीत कौर द्वारा की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है। कई अहम मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधी तस्वीरें भी आपको साझा करेंगे, लेकिन आपको पहले बता दें कि चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਵਾਰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ, ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਨਸ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਈਵਨ ਐਲੋਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੀਮੋਪੈਥ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो आप पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर को सुन रहे थे, जहां पर कि वो अलग अलग मुद्दों को लेकर बात करती नजर आई। तो आगे बढ़ जाएंगे, अब बात महाराष्ट्र की भी होगी, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद लगातार महाराष्ट्र सीएम को लेकर मंथन जारी है। बता दें कि दिल्ली से महाराष्ट्र तक ये मंथन लगातार जारी है, जहां पर दिल्ली में अहम मीटिंग्स हो रही हैं और आज तीनों महायुति नेताओं की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कि सीएम को लेकर चर्चाएं होंगी। आज शाम मुंबई में ये महायुति नेताओं की बैठक जो है वो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम को लेकर लगातार मंथन जारी है, जिसमें आपने देखा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से किस तरह से सहमति जताई गई। लेकिन फिलहाल बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर अमित शाह के घर के अंदर ये बैठक चल रही थी, लगभग 2 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही है। और उसके बाद अब आप देखिए देवेंद्र फडणवीस वहां पर मौजूद थे, एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद थे, उनके साथ अजीत पवार वहां पर मौजूद थे। कल रात अमित शाह के घर पर यह मैराथन बैठक हुई है और बैठक के बाद किस तरह से मंथन किया गया है ये सबके सामने है। लेकिन अभी भी सीएम के नाम पर कहीं ना कहीं आप देखिए मोहर लगना बाकी है। अटकलें ये लगाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ अजीत पवार वापस मुंबई लौट जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली में ही रुकेंगे। हकीम देशमुख हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। हकीम, सीएम के चेहरे को लेकर पशुपेश की स्थिति तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नया चेहरा जरूर उतारा जाएगा, लेकिन फिर भी इस पूरी बैठक को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार अमित शाह के घर के अंदर बैठक चल रही है।
देखिए, जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की सियासत की बात कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत से महायुति की जो है वो महाराष्ट्र में चुनकर के आई है। बात उद्धव ठाकरे के, बात एकनाथ शिंदे के अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीएम पद का दावेदारी जो है वो छोड़ दी और अब बारी आती है बीजेपी से और बीजेपी के सीएम के कैंडिडेट की। तो कहीं ना कहीं अब देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो सामने है और औपचारिक घोषणाएं बस बाकी है। मोहर लग चुकी है, इसे अब ऐसा मान सकते हैं हम कि मोहर लग चुकी है, बस औपचारिकता अब जो है उसमें बाकी रही है। जिस तरह से कल लगातार ये मीटिंग हुई है, लेकिन आज खबर ये आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वापस मुंबई लौटेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी दिल्ली के अंदर मौजूद रहेंगे। इसे किस तरह से देख सकते हैं कि क्या बाद में भी कोई बातचीत हो सकती है या क्यों इस तरह से वहां पर दिल्ली के अंदर ही दोबारा से ठहरा गया है, ये भी एक सवाल बन गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे को दो तरीके के ऑफर दी गई है। एक तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है उन्हें स्थान दिया जाएगा या फिर राज्य के मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का पद वो स्वीकारे। इस तरीके की बात जो है सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, पुख्ता जानकारी है। और जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि उनके बेटे विकास शिंदे को जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की उनकी कवायद जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। और महाराष्ट्र में आकर के डिप्टी सीएम का पद तो शायद ही वो लेंगे, लेकिन किसी और को, यानी कि दो डिप्टी सीएम फिर भी महाराष्ट्र में रहेंगे, एक तो अजीत पवार गुट से और एकनाथ शिंदे गुट से। अब एकनाथ शिंदे हकीम, जहां पर सूत्रों की मानेंगे तो देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे नजर आ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री होंगे, दो डिप्टी सीएम निकलकर सामने आएंगे और बात ये भी उठ रही है कि 2 दिसंबर को यहां पर महाराष्ट्र को नया सीएम मिल जाएगा। क्या इस बात पर मोहर लग चुकी है? मैं बता चुका हूं कि औपचारिकता अब बस बाकी है। देवेंद्र फडणवीस नाम पर कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी है और महाराष्ट्र में आकर के इसका जो ऐलान है, ये महाराष्ट्र में आकर के जिस तरीके से निरीक्षक जब आएंगे तो वो उनके नाम का ऐलान करेंगे। अभी उनका नाम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने 12 खातों की डिमांड की है। उसमें जो है गृह खाते की अगर बात करते तो वह खाता मांगा गया है, लेकिन गृह खाता जो है कहीं ना कहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे को देने से रही। बीजेपी का पहले से ही ये तय रहता है कि वो गृह खाता जो है कहीं ना कहीं सीएम के पास रहेगा। और सीएम अगर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर तो मुहर लग गई है, आप खुद कह रहे हैं, कैबिनेट के विस्तार की अगर बात करें तो फिर उस फॉर्मूले को किस तरह से यहाँ पर तय किया जाएगा? रात देर तक जो है वो अमित शाह के साथ 3 दलों की जो है वो बैठक चली थी। वहां पर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस तीनों भी मौजूद रहे और इसमें विस्तार से उनकी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं 10 लोगों को जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट से लिया जाएगा और 9 लोगों को जो है वो कहीं न कहीं अजीत पवार के गुट से लिया जाएगा और बाकी के जो बचे लोग हैं वो बीजेपी के आएंगे। लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई पूरी तरीके से और इसीलिए हो सकता है एकनाथ शिंदे जो है वो दिल्ली में अभी रुके हुए हैं। पूरे तरीके से फॉर्मूला तय होने के बाद में जो है ऐलान हो सकता है। ठीक है हकीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हकीम देशमुख महाराष्ट्र से अपडेट कर रहे थे लगातार किस तरीके से अब एकनाथ शिंदे की बात की जाए, देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं और दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम को लेकर चर्चाएं जो है उन्होंने जोर पकड़ लिया। आगे बढ़ जाएंगे, अब बात जम्मू कश्मीर की भी होगी क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज एकजुट होकर काम कर रही हैं और लगातार जो यहां पर कामयाबी है वो प्राप्त हो रही है। सुरक्षा बलों ने पुंछ में आतंकी जो ठिकाना है वो ध्वस्त किया है। सुरक्षा बलों ने आपके सामने, जहां पर सेना ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला दिया है। 2 आईडी और विस्फोटक सामग्री समेत यहां पर संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां पर एक बार फिर से आप देखिए सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर बताते चले कि तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और इसी अभियान के दौरान 2 आईडी और विस्फोटक सामग्री के साथ संदिग्ध सामान को भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में भारतीय सेना को एक बड़ी यहां पर सफलता ही कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े ऑपरेशन के बाद 3 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था, जहां पर 28 अक्टूबर 2024 की बात हो रही है। लेकिन इस बीच में अधिकारियों की तरफ से जो सूचना दी गई है उनके मुताबिक मेंढर तहसील के ही शारजा पुल के नीचे एक संदिग्ध वस्तु देखे जाने के बाद सूचना जिस तरह से मिली है उसके बाद लगातार वहां पर ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया था। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जमशेद, ताजा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर? जमशेद, आवाज आ रही है? जी गुरु जी।
जवाब दीजिए, क्या है ताजा स्थिति, क्या है इस वक्त की वहां पर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कीरपंचार रेंज पूरी के अंदर पिछले 48 घंटे के अंदर बड़े सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते पिछले 48 घंटे से मेंढर के अंदर भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो सर्च ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली है। ये इलाका जो है मेंढर का मनकोट सेक्टर छजला सखी मैदान इलाका है, जहां से सर्च ऑपरेशन के दौरान छोटे से पुलियां जब बनाई गई थी, उसके नीचे से एक RDX मिला है तकरीबन 1 किलो 200 ग्राम, उसके बाद 2 IED और 1 बैटरी और 2 ब्लैंकेट और खाने पीने का सामान वहां से बरामद हुआ। उसके बाद वहां इस वक्त बम स्क्वाड दस्ता भी पहुंचा हुआ है जो उसकी जांच कर रहा है और मिलने के बाद इसको थोड़ी देर बाद डिफ्यूज कर दिया जाएगा, क्योंकि संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद ये सर्च ऑपरेशन बालाई इलाकों खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में चलाए गए थे, जिसके चलते कई इलाके ऐसे थे जिनमें पिछले 48 घंटे से सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ये सेना को जरूर एक बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि इन सर्च ऑपरेशन के हवाले से ये भी कहा जाता है कि बर्फबारी से पहले इस तरह के सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ताकि ऐसे माहौल में खास करके ये एक ऐसा वक्त होता है जब धुंध का पड़ना शुरू हो जाती है और इसके बाद बर्फ का सिलसिला शुरू होता है। इस वक्त के दौरान मिलिटेंट्स की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, जिसके चलते पहले ही इससे सतर्क रहने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन और तलाशी अभियान देखने को मिलते हैं, जिसमें सेना को एक बड़ी कामयाबी मेंढर के अंदर मिली है। जिस तरह से 6 जिलों में 56 ठिकानों पर अभी तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये सफलता हाथ लगी है? बिल्कुल गुरु जी, जहां तक ये 56 इलाके हैं, इसमें और भी इलाके अब ऐड किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि ये वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि इस वक्त धुंध बहुत ज्यादा होती है, खास करके जंगल का इलाका, और जंगल के इलाके में धुंध का फायदा उठाकर मिलिटेंट घुसपैठ की कोशिशें करते हैं। ये उन्हीं इलाकों में एक इलाका ऐसा है। जमशेद, रिपोर्ट्स के मुताबिक 120 एक्टिव मिलिटेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेन्ड ये सभी एक्टिव मिलिटेंट्स जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां तक मिलिटेंसी की बात करें तो मिलिटेंसी पिछले 2 या 3 सालों के अंदर जम्मू रेंज के अंदर ज्यादा देखने को मिली। चाहे वादी की अगर बात करें, वादी में मिलिटेंसी जहां खत्म हो रही है, वहीं इस जम्मू रेंज के अंदर मिलिटेंसी में काफी इजाफा देखने को मिला। और इस इलाके में जितना भी मिलिटेंट मारे गए हैं उनमें सभी विदेशी ही अभी तक देखने को मिले। इनमें कोई भी ऐसा मिलिटेंट नहीं देखने को मिला जो लोकल हो। इससे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अर्सा से खास करके 31 जनवरी 2022 यानी 1 जनवरी 23 को ढांगरी के अंदर एक हमला होता है, जिसमें 7 बेगुनाह लोगों का पहले कत्ल किया जाता है। उसके बाद कई बड़े हमले देखने को मिले, खास करके राजौरी और पुंछ रेंज के अंदर, जिसके बाद राजौरी और पुंछ के अंदर मिलिटेंसी द्वारा एक्टिव करने की साजिशें जरूर की गई है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने साजिशों को नाकाम करने के लिए बड़े ठीक है जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जमशेद मलिक यहाँ पर लगातार अपडेट कर रहे थे, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी जो है वो पुंछ में प्राप्त हुई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब बात अगली खबर की, अगली बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। ड्रोन से यानी कि तीसरी आंख से पूरे इलाके की निगरानी यहां पर की जा रही है। आज कोर्ट में अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो ASI सौंपेगी, और संभल हिंसा में न्यायिक आयोग भी गठित किया गया है, जो कि अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगी। लेकिन पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जुम्मे की नमाज कल अदा की जाएगी, वहां पर कुछ स्थिति खराब ना हो जाए उसको लेकर। देखिए शिफन, जुम्मे की नमाज आज है और इसी बीच में लगातार आप देखिए कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। आज कोर्ट में अपने सर्वेक्षण रिपोर्ट को ASI यहां पर सौंपेगी, लेकिन हाई कोर्ट में जो रिटायर्ड जज है वो न्यायिक का इस आयोग की जो कमेटी बनाई गई है उनका हिस्सा बनाए गए हैं, जिसमें IAS ऑफिसर्स को रखा गया है, IPS ऑफिसर्स को रखा गया है। वो जांच करेंगे, ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे कि कब और कैसे वहां पर ये हिंसा हुई, किस तरह से वो सही थी कि गलत थी, ये पूरी स्थिति का आंकलन किया जाएगा। लेकिन इस बीच में लगातार मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चली जा रही है, और अब ड्रोन से यहाँ पर इलाके की जो निगरानी है वो हो रही है। तो मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। संभल हिंसा पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक बड़ा बयान जारी किया गया है, क्योंकि ST हसन जो है वो बड़ी बात करते नजर आए, लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी, इस तरह से वो आश्वासन दे रहे हैं। मौलाना तौकीर ये कह रहे हैं कि हिंसा में मारे गए लोग शहीद गिने जाएंगे,
और शहीद मस्जिद, यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये जो शाही मस्जिद पर मंदिर के विवाद का जो पूरा मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। तो संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई चल रही है। कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुनवाई हो रही है और संभल शहर कोतवाली क्षेत्र के शाही मस्जिद मोहल्ला के अंदर यहाँ कोट पूर्वी का ये पूरा मामला है। तो यूपी के संभल हिंसा मामले को लेकर पूरी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक एक करके किस तरह से परत दर परत अब इस पर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबसे पहले पोस्टर्स को जारी किया गया, गिरफ्तारियां हो गई और उसके बाद चिन्हित करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरी सुनवाई चल रही है। और उससे पहले यहाँ पर आप देखिए किस तरह से संसदीय सदस्यों की भी यहाँ पर जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है। तो फिलहाल लगातार ड्रोन की मदद से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। उमेश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि लगातार संभल हिंसा को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? देखिए आशा, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के संभल में आज जुमे की नमाज को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम जो शाही मस्जिद है उसके आसपास के एरिया में तमाम फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। और आज जिस तरह से जो मस्जिद कमेटी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है संभल हिंसा मामले को लेकर, तो ये भी एक बड़ी याचिका देखी जा रही है कि जिस तरह से आज जो एसीएल की जो सर्वेक्षण की जो टीम है वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से शाही मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं संभल हिंसा को लेकर। तो आप समझ सकते हैं कहीं न कहीं जो संभल में घटना घटी थी उसको लेकर न्यायिक आयोग की भी गठन किया गया। न्यायिक आयोग यहाँ पे पूरे मामले की संभल हिंसा मामले की जांच करेगी और इस आयोग में रिटायर्ड जो जज हैं उनको शामिल किया गया है, रिटायर्ड आईएएस हैं उनको रखा गया है, एक आईपीएस को रखा गया है। यानी 3 ये न्यायिक सदस्यीय जो टीम है ये संभल हिंसा की पूरे मामले की जांच करेगी। और जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, ये घटना सुनियोजित है या घटित हुई है आकस्मिक। तो तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर न्यायिक आयोग की जो उमेश, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह से सुनवाई चल रही थी, लेकिन फिलहाल 8 जनवरी तक के लिए इसे यहाँ पर आप देखिए अगली सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसे क्या समय सीमा दी गई है कि कब तक आपको रिपोर्ट सौंपनी है? देखिए न्यायिक आयोग की जो टीम गठित की गई है 3 सदस्यीय, इसको 2 माह में पूरी रिपोर्ट देनी है संभल हिंसा को लेकर। और कहीं ना कहीं इस बात को भी इस जांच में रखा जाएगा कि इस तरह की घटना दोबारा उत्तर प्रदेश में ना हो। इसको लेकर बृहद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी ताकि आने वाले समय में इस तरह की हिंसा ने भी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। ताबिश, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी, क्या कुछ सुनवाई हुई है? क्योंकि इस सुनवाई को अब आप देखिए अगली तारीख के लिए टाल दिया गया है। देखिए मैं आशा आपको बता दूं कि 4 मुद्दों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट शाही जो कमेटी है वो पहुंची है और इस मामले को लेकर के उन्होंने 4 चीजें यहाँ पर बताई हैं। पहली बात तो उन्होंने कही कि निचली अदालत ने हमें सुने बिना ही सर्वे का आदेश दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि राष्ट्रीय संरक्षित स्थल है, यानी एक नेशनल ऐसा स्पॉट है जिसको बिना सरकार की अनुमति के सर्वे नहीं किया जा सकता है। तीसरी उन्होंने बात कही कि 1904 और 1920 एक्ट के तहत ये पुरातत्व विभाग की एक जमीन है जिस पर किसी भी प्रकार से कोई खुदाई नहीं की जा सकती, कोई सर्वे नहीं किया जा सकता है। और चौथी बात उन्होंने कही है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत इस पर किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं किया जा सकता है। ये 4 बातें लिख करके आज शाही कमेटी पहुंची है। कुछ देर के बाद इस मामले का कुछ ना कुछ निस्तारण निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट पूरा मामले का संज्ञान ले रहा है और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले का संज्ञान ले रहा है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर आज यहाँ पर शाही कमेटी को 27 मिल गिरफ्तारियां निकलकर सामने आई हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम की फरहत बताया जा रहा है उसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है, क्योंकि लगातार उसने कुछ इस तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश की है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सामाजिक सौहार्द है, जो ब्रदरहुड है, वो बिगड़ सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो मौलाना तौकीर है वो कह रहे हैं कि जो हिंसा हुई है उसमें जो लोग मारे गए हैं उन्हें शहीद घोषित कर दिया जाएगा उनकी तरफ से।
देखिए, ये पहली बार किसी मौलाना ने बात नहीं कही है, बल्कि जमीयत की तरफ से तो ऑफिशियली एक लेटर जारी किया गया है, जिस लेटर में ये कहा गया है कि जो लोग वहां पर मारे गए हैं वो शहीद हुए हैं और उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बाकायदा जमीयत की तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से लेटर जारी किया गया है। दूसरी तरफ जहां तक अफरत की बात कर रही है, अफवाह फैलाने को लेकर करके कुछ देर पहले जियाउर रहमान जो भट्ट हैं, संभल के सांसद हैं, फोटो चस्पा को लेकर के उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि किसी का आप फोटो चस्पा नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट उसका वायलेशन है और ऐसे में वो इस मामले को लेकर के अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, पहचान के लिए, शनाख्त के लिए अब लोकल जो प्रशासन है वहां पर फोटो चस्पा यानी फोटो चिपका करके लोगों की शनाख्त करना, लोगों की पहचान करने का जो काम कर रहा है उससे वो नाराज नजर आ रहे हैं। ताबिश, एक सवाल का जवाब दीजिए। आज सर्वे रिपोर्ट को भी पेश किया जाना था, उसको लेकर क्या कुछ कोई पेशी वहां पर हो पाई है कोर्ट के अंदर? रिपोर्ट पेश की जाएगी। संभल में हमारे संवाददाता मौजूद है, वो इसकी सही सटीक जानकारी वहां लोकल ग्राउंड पर वो खड़े वो दे सकते हैं, क्योंकि वहां अभी भारी सुरक्षा बल मौजूद कर दिया गया है। संभल की अगर बात कर ली जाए तो आज दो अदालतों पर न्यायालय के अंदर सर्वे रिपोर्ट को भी पेश किया जाना था। अटकलें ये लगाई जा रही थी कि आज शुक्रवार के दिन पेश किया जा सकता है रिपोर्ट को, क्या पेश रिपोर्ट हुई है? देखिए, बिल्कुल संभल की जो अदालत है वहां पर एससीएल की जो रिपोर्ट है सर्वेक्षण की वो आज पेश होनी है और कहीं न कहीं उसकी जो टीम है सर्वेक्षण की वो पूरी तैयारी कर चुकी है कि किस तरह से सर्वेक्षण के दौरान क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या साक्ष्य हैं, उन तमाम आधारों को लेकर आज जो जिले की अदालत है वहां पर पेश होना है संभल में। तो ऐसे में आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी शाही मस्जिद के तरफ से, तो कहीं न कहीं पूरे मामले को देखते हुए, साथ ही साथ आज जुमा है तो जुमे की नमाज को भी देखते हुए संभल में पूरी तरह से व्यवस्था को चौक चौबंद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और शाही मस्जिद के आसपास का जो एरिया है वो बृहद सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यानी हर हालातों पर यहाँ पे जो सरकारी अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर लगातार जो राजधानी लखनऊ के अधिकारी हैं और लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। 3 नाबालिग जो युवा हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हिंसा में पाई गई है, 5 लोगों की मौत भी हुई है। तो बताइएगा, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम या दोनों पक्षों की अगर विवाद की बात कीजिए तो ये पहला मामला नहीं है। इस तरीके के विवादों से कहीं ना कहीं ब्रदरहुड और इंडिया की छवि जो है वो इंटरनेशनल तौर पर भी खराब होती है जाहिर तौर पर। तो किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पूरा मामला हिंदू मुस्लिम हिंसा का है ही नहीं। ये मामला तो सीधा सीधा प्रशासन और साथ में मस्जिद कमेटी का मामला है और ऐसे में इस मामले को लेकर के किसी तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद अभी तक एंगल कोई नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के जिस तरह से कमेंटबाजी की जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अगर इस तरह के कमेंट लगातार किए जाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या मुस्लिम धर्म गुरु हो, तो उससे सौहार्द बिगड़ने का खतरा है और यही वजह है कि संभल में इंटरनेट फिलहाल अभी भी बंद किया हुआ है। संभल के इलाकों में, कई इलाकों में अभी भी फोर्सेस तैनात की गई हैं। संभल में बाहरी लोगों के आने पर अभी भी बैन लगाया हुआ है। यही वजह है कि संभल में किसी भी प्रकार से किसी तरह से कोई माहौल खराब ना हो, इसीलिए संभल को बहुत ज्यादा सख्ती के साथ प्रशासन लेकर के चल रहा है। आज जुमे का दिन है, कुछ देर के बाद वहां पर नमाज अदा की जानी है। शाही जमा मस्जिद में ऐलान किया गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से, आप लोग आइए नमाज अदा कीजिए, किसी तरह का हो हल्ला नहीं करना है, खामोशी से आप मस्जिद में आइए और नमाज अदा करके चले जाइए। दूसरी तरफ प्रशासन ने यह भी कहा है कि शाही जमा मस्जिद में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उमेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।